आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम बताओ। एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट ना। सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो वही हम पढ़ेंगे आज। एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, बस कर ग्रामर, बस सॉरी एन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ई वॉवेल है ना इसीलिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बुक में दिया है पी, मेरा नाम नहीं है, पी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, पी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम। बुक में देखो तब समझेगा। सब आ जाओ पेज नंबर 48 पे। आपको देखो फॉर्मूला दिया है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब कितना एनर्जी आपने पर यूनिट टाइम सप्लाई किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। इतना है समझ में? हम लोग यहाँ पे कौन से पावर की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। और आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो ई होता है, अगर मुझे एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम, जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्जेस। मतलब अगर आपको एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट का आपको एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू मतलब चार्ज, तो आपको एनर्जी मिल जाता है। तो एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखा? V इंटू क्यू, और यहाँ पर T। अब कुछ याद आ रहा है आपको? Q बाई टी क्या था? I। करंट, करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा। और यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में आपके ए बी लिखा है। ए बी लिखने का रीज़न क्या है? ये जो सर्किट है यहाँ पे देखो ना, इधर आपको पॉइंट दिया है ए, इधर दिया है बी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है बीच में ना, अवरोध है, तो रेसिस्टेंस इनको रोकेगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 है तो हो सकता है यहाँ पे 40 हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको इधर वोल्ट मीटर में 20 वोल्ट दिखाएगा। डिफरेंस 20 का आ जाएगा ना, 40 और 20 के बीच में। तो ये आपका वी ए बी हो जाएगा, वी ए बी इंटू आई। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू वी ए बी आई। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। और देखो मैंने यहाँ पे जो आई लिखा, इसका मैं रीजन क्या लिखूंगा? आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। आई बात समझ में? एनर्जी इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। अब आपको पता है कि आपके सर्किट में रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर मतलब आप लोग समझते क्या हो? आप लोग यही समझते हो ना, रेसिस्टर मतलब जो करंट को रोकता है। अगर मैं बात करूँ ये लाइट, क्या लाइट रेसिस्टर है? है। क्या ये फैन रेसिस्टर है? है। जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का एक प्यारा सा काम होता है कि भाई वो कहीं पर भी उसको लगा दो, वो हीट प्रोड्यूस करता है। लाइट को टच करोगे बल्ब को तो गर्म होता है, क्यों? क्योंकि रेसिस्टर है, वो करंट को रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। और इसको अगर टच करो, इसके मोटर को यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गरम गरम फील होता है। इसका मतलब क्या है? ये भी एक टाइप का रेसिस्टर है। तो यहाँ पे हमने रेसिस्टर लगाया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेसिस्टर है तो हीट आएगा, तो इसका हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा? हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। मतलब जो हीट जो जनरेट होगा आपका, वो पावर, जितना पावर आप सप्लाई कर रहे हो और कितने टाइम के लिए सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर P आपने क्या लिया था? वी ए बी
आई इंटू टी हो गया ये। टी की जगह पे मैंने VABI लिख दिया। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डोर बंद कर दो ना। समझ में आया? VABI इंटू टी, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आया VABI। अब आपने ओम बाबा का नाम सुना होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, यही बोलते हैं ओम्स लॉ, आईआर। ठीक है। अब अगर मुझे V के जगह पे रिप्लेस करना हो तो मैं क्या रिप्लेस करूँगा? IR। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं इसको। सो V की जगह मैं क्या लगा दिया? IR, और ये I पहले से था, ये T। तो क्या हो गया? I स्क्वायर R T। तो ये जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, किसने दिया था? जूल्स लॉ ने। वो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। मतलब जो जूल्स चाचा थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, जो लोग नहीं पढ़े वो पढ़ोगे, तो उन्होंने ये चीज़ दिया था। मतलब देखो हीट में भी घुस गए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में भी घुस गए, क्योंकि यहाँ पर भी हीट है। तो ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोल सकते हैं हम इसे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी देखो आपके बुक में ना एक और रिलेशन दिया होगा। आपके बुक में देखो एक रिलेशन दिया है, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू T बाई आर। H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू T बाई आर। ये भी पता है कहाँ से आया? ओम्स लॉ से आया। ये आपको दिख रहा है? ये I के जगह पे आप V बाई आर लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, है ना। अब मैं I की जगह पे V बाई आर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? देखो ये VAB है और V बाई आर, तो ये भी VAB हो जाएगा, वोल्ट है, नीचे R, ये T, तो V स्क्वायर AB इंटू T बाई आर। तो ये भी आपका ओम्स लॉ से आया। आई बात समझ में? तो मेन हमें ये चीज़ देखना था। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? देखो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। इसका मतलब क्या? जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट होगा उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए होगा वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ये बढ़ेगा, इनमें से कोई भी बढ़ेगा तो ये अपने आप बढ़ेगा। आई बात समझ में? समझ में आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? इसे नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ पावर। पप्पा का नाम चुप रहो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। अब देखो मैं पावर का यूनिट निकालने वाला हूँ। V मतलब क्या? वोल्ट। ठीक है। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पियर। अगर मैं इसको 1 वोल्ट लूँ और 1 एम्पियर लूँ तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब 1 VI है। अभी जो वोल्ट होता है आपका, इसका जो यूनिट होता है 1 वोल्ट का, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब होता है। कूलम्ब इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, जूल इज़ द यूनिट ऑफ हीट। सो वोल्ट का यूनिट होता है जूल अपॉन कूलम्ब। आ रही है बात समझ में? और एम्पियर का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब अपॉन सेकेंड। मतलब एक कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर ऑफ करंट। और कितना हीट फ्लो हो रहा है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर कूलम्ब इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। कूलम्ब मतलब क्या? चार्ज। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो 1C कैंसिल, क्या हो गया? 1J बाय 1S। अब 1 अगर हटा दो तो ये जूल अपॉन सेकेंड है। जूल अपॉन सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? वॉट। सो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ P इज वॉट। आएंगे किलो वॉट पे भी, पहले इतना लिखो। किलो वॉट जो आप बोल रहे हो वो 1000 वॉट को जब हम लोग मिला लेंगे तो 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट। ठीक है, इतना पहले नोट डाउन करें।
अभी हीटिंग इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक तो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके बारे में, और एक आपका इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसके बारे में। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने देखा होगा एक अंदर छोटा सा कॉइल रहता है, और ये जो कॉइल होता है इसका स्ट्रक्चर सोलेनॉइड जैसा होता है। सोलेनॉइड मतलब क्या? ऐसा स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर। और ये जो होता है ये एक ऐसे मेटल से बना होता है जिसका नाम है टंगस्टन, और जिसको हम डिनोट करते हैं W से। टंगस्टन का सिंबल है W, ठीक है, धमाल नहीं मचाना है यहाँ पे W। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट समथिंग अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। तो टंगस्टन एक ऐसा वायर है, एक ऐसा मेटल है कि जब उसके ऊपर आप ज़्यादा हीट डालोगे, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे, तो वो बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, और साथ में वो इलेक्ट्रिक नहीं, लाइट एमिट करेगा, मतलब वो ग्लो होने लगेगा। तो इसके ये प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम बल्ब में यूज़ करना चालू किए। और आपके बल्ब में ना इनर्ट गैसेस होते हैं, पता है? इनर्ट गैसेस जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। या तो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस वो भी N2 के फॉर्म में, मतलब उसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ताकि नाइट्रोजन भी रिएक्ट ना करे। मॉलिक्यूल के फॉर्म में ना, तो दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो दोनों पहले से स्टेबल हैं, तो कहीं और भागेंगे नहीं जब पहले से एक साथ कर दो तो, है ना? इसीलिए रखा है। देखो यहाँ पर या तो वैक्यूम भी होगा, वैक्यूम मतलब कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, डबल C होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नेचर क्यों रखते हैं? अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट है, और कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो चांसेस हैं कि कुछ रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्शन अगर हुआ तो हो सकता है ये टंगस्टन मेटल को, ये वायर को, सोलेनाइड वायर जो है, इसको कुछ ना कुछ हार्म पहुँचे। तभी देखो जब भी आपका बल्ब का ग्लास ब्रेक होता है, अंदर की वैक्यूम निकल गई, या फिर अंदर का जो एटमॉस्फेयर था, इनर्ट एटमॉस्फेयर, वो ख़त्म हो गया, अंदर जो गैस था वो निकल गया, तो फिर आपका जो लाइट होता है ग्लो नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आपने चालू किया बटन वैसे ही ये हीट हुआ, और हीट होने के बाद आसपास में एटमॉस्फेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे किसी ना किसी से वो रिएक्ट कर गया और ये ख़राब हो गया। तो इसीलिए इसको ग्लास के चेम्बर में डाल के रखते हैं। और इसका भी हीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। तो ये हीट भी एमिट करता है टंगस्टन वायर, और लेकिन लाइट एमिट करता है, इसीलिए हमने इसको बल्ब में यूज़ किया। फिर आते हैं आपके हीटर में। अब हीटर में तो लाइट निकलती नहीं है। हीटर में एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? ये एक एलॉय है, मतलब अलग अलग मेटल्स को, अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला के इसको बनाया गया है। एलॉय के बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, मेटलर्जी में, ठीक है। अब नाइक्रोम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आप डालते हो तो इसका हीट मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, और जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा, इंजीनियर्स ने सोचा कि भाई हम इसे यूज़ कर सकते हैं हीटर में। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और ये हीट हो जाएगा पानी के अंदर, पानी को इसके अंदर डालेंगे या इसको पानी के अंदर डाल देंगे। वो आता है ना, पता नहीं कुछ तो होता है उसके अंदर, एक तो होता है पानी को गर्म करने का, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी होता है। टच हो गया आपका हाथ तो इलेक्ट्रिक शॉक मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइक्रोम वायर आपका यूज़ होता है किस चीज़ में? हीटर में। आई बात समझ में? तो ये आपको दिया है पेज नंबर 49 पे, जो पहला पैराग्राफ है। अभी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी एक काम करना, अपना लाइट बिल उठा के देखना, और वहाँ पे आप सर्च करोगे ना, पीछे दिया रहता है कि आपने उस स्पेसिफिक मंथ में और पहले के मंथ में कितने यूनिट्स एनर्जी को यूज़ किया। अब वो यूनिट का मतलब होता क्या है वो हम देखने जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1000 वाट जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है?
1 किलोवाट एनर्जी, सॉरी 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट के बराबर होता है। अगर आपने 1000 वाट को 1 घंटे तक यूज़ किया, 1 घंटे में 1000 वाट अगर आपने यूज़ किया, तो इसको हम लिखते हैं 1 किलोवाट आर, एच आ गया यहाँ पे। इतना आया समझ में? अब आपके घर में जो लाइट बिल आता है, अगर उसमें लिखा रहता है 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट लिखा है तो इसका मतलब वो 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम किया है। 4.2 यूनिट लिखा है तो इसका मतलब कि आपने 4.2 किलोवाट आर हर घंटे यूज़ किया है। अभी हम इसको लेके आगे चलते हैं 1 किलोवाट आर को, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, 1 किलोवाट आर में कितनी एनर्जी होती है, कितना जूल्स एनर्जी होता है, वो मैं कैलकुलेट करूँगा। सो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 वाट W। 1 आवर को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3600 सेकेंड्स। अब मैंने सेकेंड्स में क्यों किया, क्योंकि सेकेंड इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम, वॉट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। तो किलोवाट जो था SI यूनिट नहीं था, आर जो था वो SI यूनिट नहीं था, तो मैंने किलोवाट को जब SI यूनिट में कन्वर्ट किया तो मुझे आर को भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे S हो जाएगा सेकेंड, क्या दिखा रहा हूँ, फिर ये कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इतना तो इंडाइसिस आता ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वॉट इंटू सेकेंड। अब आपको पता है कि वॉट क्या होता है, वॉट इज़ नथिंग बट जूल अपॉन सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया। सो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, इतना एनर्जी होता है आपके 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है, समझ। यही नहीं, चैप्टर में हम लोग जब ख़त्म करेंगे तो एंडिंग में देखेंगे कि आप कोई प्रेस को यूज़ करते हो, अगर आपको प्रेस का पावर पता है कितना पावर कंज्यूम करता है, सपोज़ आपके प्रेस का कंजम्पशन है 100 वाट, तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे यूज़ कर रहे हो तो कितना वाट वो कंज्यूम करेगा। और अगर आप लाइट बिल पे पीछे देखोगे तो आप उसमें लिखा रहता है 1 यूनिट का कितना लोग चार्ज करते हैं, 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये जो भी, तो उसको मल्टीप्लाई करो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपने हफ्ते में कितने घंटे या महीने में कितने घंटे प्रेस यूज़ किया है, उससे आप निकाल सकते हो कितना रुपये आपका प्रेस की वजह से बिल आएगा, आयरन की वजह से। सुनने में बहुत मज़ेदार लग रहा है ना, तो कान खोल के सुनना, ठीक है। इतना लिखना है तो लिख लो। अब पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट, और आजकल शॉर्ट सर्किट के जो न्यूज़ होते हैं बहुत कम हमें दिखते हैं, उसके रीजन भी हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किट बेसिकली होता कब है, क्यों होता है, जब 2 वायर, सुनो, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं, अगर उनका इंसुलेशन ब्रेक हो गया है और दोनों वायर कांटेक्ट में आ गए, अब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या जनरेट होता है, स्पार्क। और स्पार्क जनरेट होता है, ठीक है, तो वो स्पार्क क्या पकड़ लेता है, आग। और आग कब पकड़ेगा, जब आपके घर में कोई फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो, कर्टेन हो गया, बेडशीट हो गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन कहाँ से आ गया रे, टू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन पहले हमारे पास ना एक अच्छा सा तरीका था, और अब उससे भी अच्छा तरीका है शॉर्ट सर्किट से बचने का। सपोज़ मेरे घर में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और यहाँ पर मैंने फ्यूज़ वायर लगा के रखा हूँ, और अब यहाँ से जा रहा है वायर मेरा, मतलब ये जो मेरा फ्यूज़ वायर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये फ्यूज़ वायर की ना अपनी एक कैपेसिटी है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट ये अपने अंदर से पास होने देगा। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वो उसके हीट से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना H = I² RT, तो ज़्यादा करंट बहेगा तो ये हीट ज़्यादा होगा और ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी उस हिसाब से की गई रहती है। तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा, जब यहाँ से आपका वायर का इंसुलेशन टूट गया और दूसरे वायर से टच में आ गया, या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस है आपके, और आप सिंगल फेस पे बहुत सारे अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हो, तो वो फेस के ऊपर लोड पड़ रहा है,
तो ज़्यादा एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर गर्मी के टाइम पे सब कुछ चालू है तो उस केस में भी होता है। तो आपके अप्लायंसेस के ऊपर और आपके घर पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर लोड पड़ रहा होता है काम करने का, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभी कि एक लिमिट एक्सीड कर जाता है वो, जिससे आपके वायर का जो इंसुलेशन होता है, मतलब वायर गर्म होकर उसका इंसुलेशन निकल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपके वायर्स अगर कांटेक्ट में आ गए तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ये जो फ्यूज़ वायर होता था ये मेल्ट हो जाता था, और ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होके गिर गया तो इनका सर्किट ब्रेक हो गया। अब करंट यहाँ पे आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया ना, घर में बिजली गई। तो आपको फिर से करंट की सप्लाई चाहिए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, तो अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ और नया फ्यूज़ वायर यहाँ पे लगवाओ, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत बकवास था, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक ही था। बट अब हमारे पास क्या है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप सबके घर में वो स्विचेस होते होंगे जिसको आप उठाते हो, यहाँ पर भी एक कोने में है। तो अब वो स्विचेस क्या होते हैं, सेम फ्यूज़ वायर के जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इनका रोल क्या होता है कि आपने उसको ऊपर पुश किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर लोड ज़्यादा आ जाएगा तो अपने आप ट्रिप हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो गया। अब कुछ देर बाद फिर से आप उसे ऊपर उठा दो, खत्म। आपको फ्यूज़ चेंज नहीं करना है, पैसा नहीं खर्च करना है, टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका, इलेक्ट्रिशियन के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, ऑन द स्पॉट ऊपर कर दो, हो गया। नहीं बंद करके, जैसे देखो अभी क्या होगा, MCB कब ट्रिप होगा, जैसे कि अगर आपके घर की कैपेसिटी है कि वो खाली 3 AC एक फेस पे चलेगा और आप एक फेस पे 4 AC चला रहे हो, तो सीधी सी बात है ट्रिप होना ही होना है। ट्रिप होगा तो आप समझ जाओ भाई कि आपके घर के अंदर जो इक्विपमेंट से ज़्यादा लोड ले रहे हैं, तो कुछ इक्विपमेंट्स को बंद करो फिर उसे ऑन करो, नहीं तो ऐसे ऑन करो तो फिर से ट्रिप हो जाएगा वो।